हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के चौथे पेपर शिशु उत्तेजना कार्यक्रम के 38 अति लघु उत्तर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का भी वीडियो मैं बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग चौथे प्रश्न पत्र शिशु उत्तेजना कार्यक्रम के 38 अति लघु उत्तर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये चौथा पेपर है आपका। प्रश्न पत्र का आपके नाम है शिशु उत्तेजना कार्यक्रम, जिसके 38 अति लघु उत्तर प्रश्न के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है अपार स्केल। आपका पहला प्रश्न है अपगार स्केल। अपगार स्केल शिशु मृत्यु दर के खिलाफ नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को जल्दी से सारांशित करने की एक विधि है, अर्थात यह नवजात शिशु की शारीरिक स्थिति निर्धारित करने के लिए स्केल है। अपगार स्केल का परीक्षण आमतौर पर जन्म के 1 और 5 मिनट बाद किया जाता है। 5 मिनट के बाद 7 से 10 का स्कोर आश्वस्त करने वाला है। 4 से 6 स्कोर मामूली असमान है। 0 से 3 स्कोर चिंताजनक है। दूसरा प्रश्न है आपका शेषावस्था की विशेषताएं। यहाँ पे हम लोग को शेषावस्था की विशेषताओं को बताना है, जिसका उत्तर है शेषावस्था की विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। पहला जो है वह शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। दूसरा है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है। तीसरा है सीखने में तीव्रता। चौथा है दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। पांचवा है आपका दूसरों पर निर्भरता होती है। ये सब शेषावस्था की विशेषताएं हैं। छठवां जो है वो है सामाजिक भावना का विकास शुरू हो जाता है शेषावस्था में। और सातवां है जिज्ञासा की अवस्था होती है। जब बच्चे शेषावस्था के रहते हैं तो उनमें जिज्ञासा की अवस्थाएं बहुत रहती हैं। आठवां है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा प्रश्न है नवजात शिशु की 8 सामान्य प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। नवजात शिशु अपने शरीर पर बहुत कम नियंत्रण रख पाते हैं, इसीलिए प्रकृति उन्हें जीवित रहने के कौशल से सुसज्जित कराती है, जिसमें से एक है रिफ्लेक्स या सजगता। यह उत्तेजना की प्रक्रिया है। शिशुओं की 8 समान रिफ्लेक्सेज या प्रक्रियाओं के नाम इस प्रकार हैं। पहला है रूढ़ रिफ्लेक्स। दूसरा है मोरो रिफ्लेक्स। तीसरा है टार्निक नेक रिफ्लेक्स। चौथा है राइटिंग रिफ्लेक्स। पांचवा है प्रत्याहार प्रतिवर्त। छठवां है जीभ जोर प्रतिवर्त। सातवां है ग्रेस्प रिफ्लेक्स और आठवां है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। चौथा प्रश्न आपका है नवजात शिशु के समान क्रियात्मक कौशल, जिसका उत्तर है नवजात शिशु के समान क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत स्तनपान कराना, चूसना आदि आते हैं। इस सहज क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ अनैच्छिक क्रियाएं भी होने लगती हैं, जैसे करवट बदलना। नवजात शिशु के जो समान क्रियात्मक कौशल होते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है तो क्या हरकतें करता है, इसमें आप लोग को वही बताना है कि समान क्रियात्मक कौशल उसके क्या होते हैं। तो जैसे इसमें है करवट बदलना, हाथ पैर फेंकना इत्यादि। यदि नवजात शिशु के किसी अंग को छुआ जाए तो उसका संपूर्ण शरीर क्रियाशील हो जाता है। भूख लगने और वेदना आदि दशाओं में शिशु अधिक क्रियाशील हो जाता है। जब उसे भूख लगती है तो अधिक क्रियाशील होता है, अधिक हरकतें करने लगता है, रोने लगता है भोजन के लिए। पांचवा प्रश्न है शेषावस्था में खुशी। इसमें आप लोग को बताना है कि शेषावस्था में खुशी, तो जिसका उत्तर है जन्म के समय शिशु को भावनात्मक प्रक्रियाएं प्रदर्शित कराता है। पहला है आकर्षण। दूसरा है प्रत्याहार। वे सुखद स्थितियों के प्रति आकर्षण दिखते हैं, जो आराम, उत्तेजना और आनंद लगती है। लगभग 2 महीने में शिशु सामाजिक मुस्कुराहट के रूप में सामाजिक जुड़ाव प्रदर्शित करते हैं। खुशी 3 से 5 महीने की उम्र में हंसी के रूप में व्यक्त होती है। छठवां प्रश्न है आपका
प्रतिवर्ती क्रिया। 38 प्रश्न हम लोग को इस वीडियो में देखने हैं। आपके चौथे पेपर में 38 अतुलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें हम लोग छठवां प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। छठवां प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया तांत्रिक उत्तेजना के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना किसी अंग की गतिविधि होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बिना सोचे समझे होती हैं तथा मेरुदंड द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रवृत्ति क्रिया अधिक होती है तथा यांत्रिक प्रकार की होती हैं, जैसे जब हमारी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो हमारी आंख की पुतली अचानक छोटी हो जाती है, या गर्म चीज पर हाथ पड़ने की हाथ अपने आप व उससे दूर हट जाता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया हैं। ये जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो अपने आप से हो जाती हैं। अगर गर्म चीज़ पर हम लोग हाथ रखेंगे तो हाथ पड़ते ही हाथ अपने आप से वहाँ से हटने के लिए बोलता है कि यहाँ से मुझे जल्दी हटाओ। तो ये जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। सातवां है आपका, नवजात शिशु में भाषा विकास। जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर भाषा विकास कब होता है, यहाँ पे हम लोग को ये बताना है। इसका उत्तर है, जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। इस समय ना तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और न व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 महीने की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता है। जब बच्चा 10 महीने की अवस्था में होता है तो एक शब्द अगर बोलेगा तो वही शब्द को बार बार रिपीट करता है। जैसे वो बोलेगा दा दा पा पा, तो वही शब्द को बार बार रिपीट करके बोलता है। 1 वर्ष का शिशु 3 शब्द तक बोल लेता है। 1 वर्ष का जो बच्चा रहता है वो 3 शब्द तक ही बोल सकता है, कोशिश करता है वो बोलने के लिए। 8वां प्रश्न है, उत्तेजना से क्या आशय है। इसमें आप लोग को बताना है कि उत्तेजना से क्या आशय है। तो इसके आंसर को देखते हैं, जिसका उत्तर है पहला जो है, क्रोध, काम आदि भाव के तीव्र आवेग की वह स्थिति जिसके कारण प्राणी संयत न रह पाए उसे उत्तेजना कहते हैं। दूसरा है, रोष, क्रोध एक प्रकार का भावावेग या शरीर के किसी विशेष अंग में विशेष रूप से होने वाली असाधारण क्रियाशीलता उत्तेजना कहलाती है। 9वां प्रश्न है, उत्तेजना का महत्व। उत्तेजना में उत्साह जैसा जोश होता है, पर वह क्षणिक उद्वेग पर आधारित होता है। उत्साह सकारात्मक होने के कारण कार्य के प्रति आशा का संचार कराता है, जबकि उत्तेजना पैदा होने पर नकारात्मक वृत्तियां बढ़ाने लगती हैं और कार्य की असफलता की ओर बढ़त होने लगती हैं। चेतना, ध्यान और सूचना प्रसंस्करण को विनियमित कराने में उत्तेजना महत्वपूर्ण है, या कुछ व्यवहारों को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे गतिशीलता, पोषण की खोज, लड़ाई आदि। 10वां प्रश्न है आपका, शेषावस्था के जोखिम या खतरे। शेषावस्था के कौन से जोखिम और खतरे होते हैं, इसमें आप लोग को वो बताना है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को भी देखते हैं। शेषावस्था में रोग या बीमारी ही तथा बाल मृत्यु मुख्य समस्या है। शेषावस्था के प्रमुख खतरे इस प्रकार हैं। शेषावस्था के जो प्रमुख खतरे हैं वो इस प्रकार हम लोग देते हैं। पहला है, शिशु का निश्चित समय से पूर्व जन्म लेना। इसके कारण शिशु कमजोर, अर्धि विकास होते हैं तथा मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। शिशु का निश्चित समय से पूर्व जन्म लेना, जब उसका समय नहीं होता है उससे पहले जब बच्चे का जन्म हो जाता है 9 महीने से पहले ही, तो इस कारण बच्चा कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा है, पाचन एवं श्वास नली में अवरोध। जन्म के बाद गले एवं नाक की श्लेष्मा ठीक से न निकलने के कारण भी शिशु मृत्यु का डर रहता है। जन्म के बाद गले और नाक की जो श्लेष्मा रहती हैं, जब वो ठीक प्रकार से नहीं निकल पाती हैं, तब भी शिशु की मृत्यु का जो है वो डर रहता है। तीसरा है, प्रसव की दोष युक्त पद्धति। अप्रशिक्षित दाइयों, असुरक्षित औजारों द्वारा तथा घर का प्रसव कराए जाने पर शिशु की जान जोखिम में रहती है। चौथा है आपका, पोषण में कमी। पोषण में कमी के कारण रोगी, अविकसित तथा विकलांग शिशु जन्म लेते हैं। 5वां है, प्रसव
से पूर्व असावधानियां जैसे माता का स्वास्थ्य, चिकित्सा का अभाव, उचित परामर्श का अभाव एवं अक्षमता के कारण शिशु की जान को खतरा होता है। 11वां प्रश्न है स्टेपिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? जिसका उत्तर है शिशु के चलने के प्रयास को स्टेपिंग रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए बच्चे को उसके पैरों को हवा में लटका कर पकड़ने पर और फिर धीरे से नीचे लाने पर, फर्श को छूने पर बच्चा एक पैर आगे रखकर चलने की कोशिश करता है। 12वां प्रश्न है आपका नवजात काल क्या है? जिसका उत्तर है यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की होती है। यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था है। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है वो है आहार नाल काटने से पहले की अवस्था, दूसरा है आहार नाल काटने के बाद का समय। 13वां प्रश्न को देखते हैं, परचूरनेट अवस्था क्या है? जिसका उत्तर है जन्म के बाद 15-20 मिनट का समय परचूनेट अवस्था कहलाती है। इस अवधि के दौरान शिशु वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, अर्थात शिशु एक परजीवी ही बना रहता है जब तक उसकी गर्भनाल को काटकर बांध नहीं दिया जाता है। 14वां प्रश्न है नियोनेट अवस्था क्या है? गर्भनाल के काटने के बाद से लेकर 2 सप्ताह तक की अवधि को नियोनेट अवस्था कहा जाता है। गर्भनाल काटते ही शिशु स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। 15वां प्रश्न है शिशु काल अवस्था। सब बहुत ही अच्छे प्रश्न है, जिसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। 10 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं अति लघु के, और इसमें 38 प्रश्न जो है वो आपके सीरीज में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के जाइएगा, जिससे आप लोग आराम से लिख सकते हैं पेपर में। 15वां प्रश्न जो है वो है शिशु काल अवस्था। गर्भनाल के दूसरे माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था शिशु काल कहलाती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। 16वां प्रश्न जो है वो है कोलोस्ट्रम क्या है? जिसका उत्तर है प्रसव प्रक्रिया के बाद स्तनों में जो पहला दूध आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसका रंग पीला या संतरी और गाढ़ा होता है। इस दूध में नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं तथा शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 17वां प्रश्न है वीनिंग क्या है? वीनिंग का मतलब होता है शिशु को मां के दूध के साथ अन्य आहार देना। यह प्रक्रिया सामान्यतः 6 माह पर शुरू की जाती है। 6 माह के बाद सिर्फ मां के दूध से शिशु की खुराक पूरी नहीं होती, उसे जरूरी विटामिन जैसे विटामिन सी तथा लौह लवण की पूर्ति के लिए अन्य आहार देना आवश्यक होता है, जैसे दाल का पानी, कुचले हुए फल आदि। 6 महीने बाद ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा आप विटामिन के लिए उसे दाल का पानी दे सकते हैं, कुचले हुए फल दे सकते हैं। और 18वां प्रश्न जो है वो है पूरक आहार क्या होता है? माँ के दूध या फार्मूला मिल्क के अलावा नर्म और आसानी से खाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहते हैं। जो आसानी से आप कूच कर खा सकते हैं बच्चे, उसे ही पूरक आहार कहा जाता है उसका। जैसे फलों का रस, पके फलों के गूदे, सब्जियों का सूप, उबली हुई सब्जियां आदि। संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है। दूध के अतिरिक्त जो भी आहार शिशु को दिया जाता है उसे पूरक आहार कहते हैं। 19वां प्रश्न है आपका प्रारंभिक उत्तेजना क्या है? प्रारंभिक उत्तेजना बच्चे को ऐसी गतिविधियां प्रदान कराने में मदद करती है जो उसके न्यूरो डेवलपमेंट को मजबूत बनाती है। प्रारंभिक उत्तेजना विभिन्न उम्र के शिशुओं की कुछ विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम गतिविधियों का समूह है। 20वां प्रश्न है आपका डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक अधिगम अक्षमता या अधिगम विकलांगता है। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं, वह शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता है। 21वां प्रश्न है गर्भ में बच्चे का दिमाग कब विकसित होता है? जिसका आंसर है कुछ शोधों के अनुसार भ्रूण का मानसिक गर्भाधान के
3 हफ्ते बाद ही बनना शुरू हो जाता है। गर्भावस्था के 24वें हफ्ते से लेकर 32वें हफ्ते तक बच्चे के दिमाग में तेजी से बदलाव होती है, जबकि 34 हफ्ते से दिमाग में महत्वपूर्ण विकास होने लगता है। 22वां प्रश्न है, बच्चे के लिए उत्तेजना कितनी आवश्यक है? आप लोग समझिए कि पेपर बहुत ही आसान है, उतना टफ नहीं है। अगर इसे आप अच्छे से देखकर समझ कर जाएंगे तो आराम से पेपर दे सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि बच्चे के लिए उत्तेजना कितनी आवश्यक है। बच्चे की इंद्रियों के उत्तेजित करने से उसका विकास तेजी से होता है, साथ ही साथ उसका क्रियात्मक कौशल भी बढ़ता है। शिशु उत्तेजना बच्चे के ध्यान, अवधि, स्मृति, जिज्ञासा और तंत्रिका तंत्र के विकास को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। 23वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शिशु उत्तेजना चिकित्सा से किससे लाभ होता है? जिसका आंसर है 1 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे विकासात्मक देरी के साथ या विकासात्मक देरी के लिए उच्च जोखिम वाले संदिग्धों को शिशु उत्तेजना कार्यक्रम से लाभान्वित किया जा सकता है। 24वां प्रश्न पूछ रहा है, मानव विकास की अवस्थाएं बताइए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें आपको मानव विकास की अवस्थाएं बताएं। जन्म के बाद से बालक अनेकों विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। मानव विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो अनेक विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो अवस्था हैं। पहला है नवजात काल, दूसरा है बचपन अवस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है वयसंधि अवस्था, पांचवा है किशोरावस्था और छठवां है प्रौढ़ावस्था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, शिशु उत्तेजना चिकित्सा कौन कराता है? चलिए देख लेते हैं ये भी। शिशु उत्तेजना थेरेपी कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित बाल विकास विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। माता पिता या अन्य प्राथमिक देखभाल कराने वालों को कार्यक्रम के दैनिक घरेलू कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 26वां प्रश्न है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जिसका उत्तर है, एक नवजात मानव शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 से 400 ग्राम होता है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 350 से 400 ग्राम होता है। 27वां प्रश्न है, अटैचमेंट थ्योरी क्या है? जिसका उत्तर है, अटैचमेंट उस गहरे दीर्घकालीन बंधनों का वर्णन कराता है जो दो लोगों के बीच बनता है, जैसे शिशु और उसकी देखभाल करने वाले के बीच बनने वाला बंधन। अटैचमेंट जो होता है वो दो लोग के बीच में बनने वाला बंधन होता है। 28वां है, शिशु लगाव के 4 पैटर्न बताइए। शिशु लगाव के 4 पैटर्न इस प्रकार हैं। पहला है सुरक्षित लगाव, दूसरा है परिहार लगाव, तीसरा है प्रतिरोधी लगाव, चौथा है असंगठित लगाव। 29वां प्रश्न है, नवजात शिशु का रोना क्यों आवश्यक है? नवजात शिशु का क्रंदन अर्थात रोना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रोने से उनके फेफड़े फूल जाते हैं, जिससे उनकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा नवजात होता है तो उसे, अगर वो नहीं रोता है तो भी उसे रुलाया जाता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो उसके फेफड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं, जिससे उनकी श्वसन क्रियाएं जो होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। 30वां प्रश्न है, टीकाकरण किसे कहते हैं? जिसका उत्तर है, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित कराने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। 31वां प्रश्न है, नवजात शिशु का पहला टीका कौन सा है? जिसका उत्तर है, स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को BCG का टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दी जाती है।
32वां प्रश्न है आपका, लगाव क्या है? लगाव एक गहरा भावनात्मक बंधन है जो दो लोगों के बीच बनता है। अटैचमेंट और लगाव, अगर ये पूछा जाए तो आप इसे एक भी लिख सकते हैं। लगाव एक गहरा भावनात्मक बंधन है जो दो लोगों के बीच बनता है। अटैचमेंट का भी उदाहरण इसी तरह है। 33वां प्रश्न है आपका, आसक्ति क्या है? हमारे जीवन में विशेष लोगों के साथ हमारा एक मजबूत और स्नेहपूर्ण बंधन होता है जिसे आसक्ति कहते हैं। जब भी हम उनके साथ बातचीत करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और तनाव के समय आराम की भावना प्रदान कराती है। 34वां प्रश्न है, मानसिक विकास क्या होता है? मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक विशेषताओं और क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है और समस्त कठिनाइयों का पहला हल ढूंढने में अपनी मानसिक शक्तियों को समर्थ पाता है। 35वां प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। 38 प्रश्न हम लोग को चौथे पेपर में पढ़ने हैं। 35वां प्रश्न है आपका, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है? जिसका उत्तर है, गाल को सहलाने की प्रक्रिया में शिशु अपने सिर को स्पर्श की ओर घुमाता है और चूसने का प्रयास करता है। इसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। 36वां प्रश्न है, संवेदी उत्तेजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? संवेदी उत्तेजनाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला है श्रवण, दूसरा है दृश्य, तीसरा है स्पर्श, चौथा है घ्राण, पांचवा है स्वाद उत्तेजनाएं। ये सभी किसी न किसी तरह से शिशु के विकास को बढ़ाते हैं। 37वां प्रश्न है, संवेद किसे कहते हैं? संवेद या इंद्रिय बोध उन शारीरिक क्षमताओं को कहते हैं जिनसे प्राप्त हुए ज्ञान से किसी जीव को अपने वातावरण का बोध होता है। मनुष्यों में 5 संवेदी अंग होते हैं। पहला है देखना, जो आँखों से देखा जाता है। दूसरा है सुनना, जो कानों से सुना जाता है। तीसरा है छूना, से त्वचा से स्पर्श किया जाता है। चौथा है सूंघना, नाक से सूंघा जाता है। पांचवा है स्वाद लेना, जो जीभ से लिया जाता है। लास्ट प्रश्न है आपका 38वां प्रश्न जो है, संवेदना किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संवेदना किसे कहते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है। संवेदना को संवेदी उत्तेजना भी कहते हैं। संवेदी उद्दीपनों के विभिन्न रूपों, विद्युत चुंबकीय दबाव, ध्वनि तरंगों के बीच संबंध एवं ज्ञानेंद्रियों आँख, जीभ, त्वचा, कान, नाक द्वारा उनको एहसास कराने की प्रक्रिया संवेदना कहलाती है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चौथे प्रश्न पत्र शिशु उत्तेजना कार्यक्रम के 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।